बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा रफ़ीक के साथ मौजूद हैं। आप सरगोदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और अभी हाल ही में आपने पीएचडी की है। आज आपको बुलाने का जो मकसद है सर, वो आपका टीसेट नॉलेज लेना है हमने। ये जो आपने पूरे पीएचडी के दौरान चीज़ें सीखी, टिप्स और टेक्निक्स ख़ास तौर पे, वो नए आने वालों के लिए एक बेहतरीन मशल राह साबित हो सकती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको, जो नए एमफिल में आ रहे हैं, नए पीएचडी में आ रहे हैं, उनका डे फर्स्ट है, उन्हें कौन सी ऐसी टिप्स और टेक्निक्स पहले से सीख लेनी चाहिए? कुछ चीज़ों को उनको मद्देनज़र रख के चलना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने टाइम को भी मैनेज कर सकें और अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, और इस दौरान जो चीज़ें उनको पहले से सीखने की ज़रूरत है, जो आखिरी दिन हमें जाके पता चलती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं? तो हम चाहेंगे कि आप अपना नॉलेज शेयर करें। जी बहुत डॉक्टर साहब। शुक्रिया सीम ज़की साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने अपना जो मेरा 5 साला पीएचडी का जर्नी ऑफ रिसर्च रहा, इसमें जो मैंने चीज़ें लर्न की, जो प्रॉस एंड कॉन्स रहे, और बाज़ औक़ात सूरत हाल ये भी आई कि इस पीएचडी को ना कंटिन्यू किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअल में पीएचडी जो है ना, ये एक कमिटमेंट का नाम है। इसमें इंसान जो रिसर्च स्कॉलर होता है वो कमिटेड होता है अपने साथ। ज़्यादातर जो ड्रॉबैक्स होते हैं ना, मैं पहले ड्रॉबैक्स की बात करूंगा एक्चुअल में, क्योंकि रिसेंटली मैंने ये अपना पीएचडी थीसिस जो है वो डिफेंड किया है। वो सबसे पहले जो ड्रॉबैक था वो ये था कि स्टूडेंट जो हैं वो कमिटेड नहीं होते अपने काम के साथ। कभी उन्होंने पीएचडी जो ही कोर्स वर्क मुकम्मल हुआ, रिसर्च वर्क शुरू किया, तो रिसर्च वर्क शुरू करने के बाद उनका कमिटमेंट लेवल जो है वो ग्रेजुअली स्लो और लो होता चला जाता है। उस स्लो और लो होने के साथ साथ उनका पीएचडी का जो रिसर्च वर्क है वो उसमें फैला जाते चले जाते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो गैप है वो ये है कि अपने सुपरवाइजर के साथ उनकी मीटिंग जो होती हैं उनमें भी गैप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने टॉपिक से थोड़ा दूर चले जाते हैं। और जहां काम उन्होंने खत्म किया होता है 2 3 4 5 6 माह के बाद, जब वो दोबारा अपना काम शुरू करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें भूल गई होती हैं। एक तो ये है कि वो कमिटेड रहें, कमिटमेंट बड़ी जरूरी है। दूसरी ये बात होती है एक रिसर्च स्कॉलर के लिए कि वो अपने सुपरवाइजर के साथ पूरे का पूरा अलायंस बना के चले। जो सुपरवाइजर उसको काम देता है और जिस तरीके से देता है वो उसको करने की कोशिश करे। अब क्योंकि पीएचडी का जो लेवल है वो ये लेवल नहीं होता कि सुपरवाइजर आपको स्पून फीडिंग करे। सुपरवाइजर ने जस्ट आपको गाइड करना है और ट्रैक पे लेके आना है, और उस ट्रैक पे चलना आपने खुद ही है, चीज़ों को लर्न आपने खुद ही करना है। रिसर्च की किताबें पढ़ें जहाँ पर आप देखते हैं कि हाँ, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें किताबों से भी पढ़ ली हैं लेकिन आपका इशू फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो फिर आप अपने सुपरवाइजर के साथ एक मीटिंग करें उस हवाले से, और उनको वो सारी जो आपने वर्किंग की है वो बताएं कि सर मैंने ये काम कर लिया है लेकिन फिर भी मेरा मसला हल नहीं हो रहा। उस वक्त फिर आपको सुपरवाइजर क्या करता है कि वो आपको फिर ट्रैक पे लेके आता पहले है। तो आपको माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा मुझे ये बताइएगा, जब आप ड्यूरिंग आपकी जो रिसर्च स्ट्रेटजी थी आपकी पीएचडी के दौरान, वो क्या रही, क्या प्लानिंग्स थी, और सेमेस्टर वाइज आप इसको प्लान करते थे, इसकी क्या ड्यूरेशन होती थी, और जो सबसे बड़ी बात होती आपका जो क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च था, वो किस तरह आपने उसको स्ट्रेटजी को जो है अपनाया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी एक्चुअली स्ट्रेटजी ऑफ वर्क यूँ था कि मैं अपने काम के साथ शुरू में तो काफ़ी कमिटेड रहा। डॉक्टर खालिद साहब नए नए मेरे सुपरवाइज़र थे, तो वो सऊदी अरब से आए, तो उनके साथ मेरा पीएचडी का थीसिस था, वो मेरे सुपरवाइज़र थे। उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने को मिली। कोर्स वर्क जो है वो सेमेस्टर, आपको पता ही है कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम ही चल रहा है। तो कोर्स वर्क के दौरान तो कोई ऐसा इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैं ग्रेजुअली मास्टर्स से फिर डायरेक्ट एमफिल और एमफिल के बाद फ़ौरन पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तो मुझे सेमेस्टर सिस्टम में कोई मुश्किल वगैरह नहीं आई, क्योंकि मेरे लिए वो नॉर्म चीज़ें थी। लेकिन जो मसला मेरे लिए ज़्यादा बना, आप उसको मसला भी कह सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बना, वो ये था कि मैंने अपना जो थोड़ा सा गैप लिया ना, उसमें मेरी शादी भी हुई और मैंने घर की शिफ्टिंग वगैरह भी की। उसमें मेरा तकरीबन तकरीबन 1 साल लग गया। तो ये चीज़ें डोमेस्टिक इश्यूज हमारे होते हैं, ये हमने साथ ले लेके चलने होते हैं, इनके बगैर गुजारी बात गुजारा नहीं होता। तो मेरा जो प्लान ऑफ स्टडी था वो ये था कि मैं हर फ्राइडे को
डॉक्टर साहब के साथ मीटिंग करते थे, और ये फ्राइडे का दिन जो था वो डॉक्टर साहब ने ही स्पेसिफाई किया हुआ था कि हर मेरे स्टूडेंट ने फ्राइडे को रिसर्च के रिलेटेड मेरे साथ मीटिंग करनी है। तो वो भले मैंने काम किया होता था या नहीं किया होता था, तो मैं डॉक्टर साहब के पास जरूर था। डॉक्टर साहब के साथ हर फ्राइडे को मीटिंग थी। हर फ्राइडे को मीटिंग करने का मकसद ये होता था कि उस वीक में जितना भी हमने काम किया है, स्टूडेंट ने जितना भी काम किया था, वो मैं ही नहीं, बाकी भी डॉक्टर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो आते थे। तो मेरे में ये थी कि मैं जाता लाजमी था, भले मैंने काम किया होता था या नहीं किया होता था, तो मैं लाजमी डॉक्टर साहब को अटेंड करता था फ्राइडे को। और हाँ, अगर कभी कोई मजबूरी आ जाती थी, कोई ऐसी कि जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं, तो उसमें मैं फिर नहीं जाता था, लेकिन काम करता था। अब काम का तरीका ये था कि एक पैटर्न है, वो डॉक्टर साहब खुद ही स्टूडेंट को लेके चलते हैं, और स्टूडेंट फिर डॉक्टर साहब के कहने पे अगर चलता रहता है, अपने सुपरवाइजर के कहने पे, डॉक्टर साहब के से मुराद है कि एक स्कॉलर का जो सुपरवाइजर है उसके कहने पे अगर वो चलता रहता है, तो सुपरवाइजर चूंकि खुद इस स्टेज से गुजरा होता है, तो उसको पता होता है कि मैंने स्टूडेंट को किस तरह लेके चलना है, ग्रेजुअली लेके चलना है। तो अगर तो वो अपने सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता रहता है, तो वो सक्सेसफुली अपने इस जर्नी को मुकम्मल कर लेता है। मैंने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं, स्कॉलर्स देखे हैं, मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने अपने रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा गैप दिया, और अब वो काफ़ी खासी मुश्किलात का शिकार हैं, और ऐसी मुश्किलात का शिकार हैं कि बाद औक़ात उनके अपने सुपरवाइज़र भी उनको ऑन करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, काम करके ले आएंगे तो आपका ये जो पीएचडी का काम है ये आगे चलेगा, अदरवाइज हम तो खुद कुछ करने वाले नहीं हैं। और अक्सर मीटिंग वगैरह में भी काफ़ी एक एम्बेरसमेंट होती मुझे थी। ये बताएं कि इन 5 सालों के अंदर बहुत दफ़ा जो है ना आपका इरादा भी टूटा होगा, आप बहुत स्ट्रेस में भी आए होंगे, जैसे आपने कहा कि बाज़ औक़ात मैं जॉब भी करता था, घर भी चलाता था, शादी भी हुई है, और बाज़ औक़ात एक स्कॉलर अपना ना पूरा थैला उठा के, लैपटॉप उठा के, अपने नोट्स उठा के घर लेके जाता है कि वीकेंड पे मैं घर पढ़ूंगा, और एज इट इज़ उठा के वापस ले आता है। ऐसी सूरत हाल से भी आप गुजरे होंगे, और कभी कभी शायद ऐसा भी होगा कि यार ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। तो अब मैं खास तौर पे आपसे ये जो स्कॉलर्स के ऊपर स्ट्रेस आता है उसको कैसे मैनेज किया, और टाइम मैनेजमेंट। ये काफ़ी सिचुएशन आपने बड़ी प्रैक्टिकल बता दी है, क्योंकि जब इंसान रिसर्च वर्क कर रहा होता है ना, तो काफ़ी स्टेजेस पर उसको रीडिसीजन करने पड़ते हैं कि क्या मैंने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना। मेरे पे भी 1 या 2 दफ़ा ये स्टेज आ चुकी है, और खसूसी तौर पर जब मैं प्रैक्टिशनर था, मैं अभी एकेडेमिया में नहीं गया था, तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर पीएचडी ना भी करूँ तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। अगर मैं पीएचडी नहीं भी कंटिन्यू करता तो मेरा कौन सा ऐसा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो मैंने सोचा मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। मैं पब्लिक लाइब्रेरी में जॉब करता था, हमारा टाइम स्केल था, हमें प्रमोशन मिलती चली जानी थी, तो किसी ना किसी स्टेज पे जाकर मैंने चीफ लाइब्रेरियन बन जाना, तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं पीएचडी करूं। उन दिनों में काफी स्ट्रेस था, और उस स्ट्रेस की वजह कुछ एकेडेमिया भी थी और कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी थे। तो मैंने फिर उस वक्त ये सोचा, लेकिन मेरे दोस्तों ने या खुद बात का बंदा ना इंट्रिंसिकली भी मोटिवेटेड होता है चीज़ों के साथ, बंदा अंदरूनी तौर पर भी कुछ चीज़ें से मोटिवेट कर रही होती हैं। तो फिर मैं अंदरूनी तौर पर ही मुझे कुछ हुआ कि नहीं, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, जब इतना ज़्यादा मैंने काम कर लिया है तो मेरे पास थोड़ा सा सफ़र हो रहा है, तो इसको भी मैं पूरा कर लूँ। तो फिर उस सफ़र को मैंने कंटिन्यू किया। अब और रिसर्च स्कॉलर को मैं ये समझता हूँ रिसर्च स्कॉलर को ना खुसूसी तौर पर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होना चाहिए। जब तक वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं होगा ना, वो काम ही मुकम्मल कर ही नहीं सकता। और मोटिवेशन का लेवल ये उसको कमिटमेंट की तरफ लेके जाता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है इस लेवल पर और पीएचडी लेवल पर, बहुत सारे मैंने ऐसे अपने डिपार्टमेंट में और हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनमें भी ये देखा है स्कॉलर्स को कि वो ये जर्नी मुकम्मल नहीं कर पाते, बीच में छोड़कर चले जाते हैं। उनकी कई रीजंस हो सकती हैं, लेकिन उनको इस चीज को कोप करना चाहिए, ताकि वो इस अपने जर्नी को, रिसर्च जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर खुद सके। कैसे निकले इस स्ट्रेस से? आपको वो कौन सी अंदर की आवाज थी, सेल्फ मोटिवेशन थी, जो आपको वापस लेके आई कि मुझे ये करना है? प्रैक्टिकल हो गया जैसे साहब, मैंने ये सोचा, चूंकि मैं अब सरगोदा यूनिवर्सिटी में जब एपी हो गया, तो आपको पता है एकेडेमिया में एचईसी ने कुछ इस तरह की बंदिशें लगा दी हैं कि हमें पीएचडी के बगैर अब सर्वाइवल उस तरह से नहीं रही।
तो फिर मुझे एक तो ये समझ लें कि ये मजबूरी समझ लें या यही चीज़ मेरी मोटिवेशन बनी कि अब चूंकि मैं एकेडमिया में आ गया हूँ, वहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं, पीएचडीज हैं, बल्कि फॉरेन पीएचडी की हुई है, तो मुझे भी अब पीएचडी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। तो फिर मैंने अपना काम जो था वो समझ लें स्ट्रगल के साथ करना शुरू कर दिया, और उस स्ट्रगल का ये नतीजा निकला कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल कर लिया।